नमस्कार दोस्तों, आरवीजी की स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सम्राट अशोक के बारे में बताने वाला हूं। कुछ रोचक यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग पीओ, बैंकिंग क्लर्क इत्यादि। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक मौर्य था। तो दोस्तों, अगर आप लोग सम्राट अशोक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पहले तथ्य में देखिए कि क्या पूछा गया है कि अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अशोक का जन्म यहाँ पर दिया गया है कि 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरे तथ्य में बताया गया है कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी सुभद्रांगी का पुत्र था, यानी सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम रानी सुभद्रांगी था। तीसरे तथ्य में लिखा गया है कि बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना। और चौथे तथ्य में देखिए, यहाँ बताया गया है कि एक शासक के रूप में सम्राट अशोक विश्व इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके मौर्य साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया था। और अब यहाँ पर देखिए छठवें तथ्य में क्या बताया गया है कि अशोक सम्राट का राज्याभिषेक कब हुआ था। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद हुआ था। सातवें तथ्य में देखिए बताया गया कि अभिलेखों एवं साहित्यिक ग्रंथों में सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। अब यहाँ पर आठवें तथ्य में देखिए क्या बताया गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष यानी 260 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 9वें तथ्य में कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतना आवश्यक इसलिए था क्योंकि दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए एक स्वतंत्र राज्य के समुद्री और स्थल मार्ग पर नियंत्रण होना जरूरी था। और 10वें तथ्य में देखिए कौटिल्य यानी चाणक्य के अनुसार कलिंग साम्राज्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें यही था कि कलिंग साम्राज्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 11वें तथ्य में बताया गया है कि कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि अशोक के कलिंग आक्रमण के समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। और 12वें तथ्य में कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए 13वें तथ्य में जो बताया गया है कि अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसे हम आज अफ़गानिस्तान कहते हैं, और दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। 14वें तथ्य में बताया गया है कि पुराणों में सम्राट अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। 15वें तथ्य में बताया गया है कि वेंसांग के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की राजधानी है।
और 16वें तथ्य में देखिए बताया गया है कि अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक नगर का निर्माण करवाया था। और दिव्यावधान से पता चलता है कि अशोक के समय तक बंगाल मौर्य साम्राज्य का अंग था। 17वें तथ्य में बताया गया कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान बंगाल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखा था। अब यहाँ 18वें तथ्य में देखिए बताया गया है कि कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार अपने जीवन के प्रारंभ में अशोक शैव धर्म का उपासक था। 19वें में बताया गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी पहले अशोक मौर्य जो थे उस शैव धर्म के उपासक थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 20वें में बताया गया कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। 21वें में बताया गया है कि अशोक का बौद्ध होने का प्रमाण उसके वैराट राजस्थान में जो पड़ता है लघु शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमें अशोक ने स्पष्टता बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किया है। अब यहाँ 22वें तथ्य से पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्मावलंबियों को पुनर्गठित करने के लिए बौद्ध परिषद का तीसरा महासम्मेलन आयोजित किया गया था। और 30वें तथ्य से पता चलता है कि कलिंग युद्ध की विभीषिका आतंक ने अशोक के मन को बुरी तरह झकझोर दिया, क्योंकि इस युद्ध का कलिंग के लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध की नृशंसता और व्यापक हिंसा को देखकर अशोक हृदय पक्षपात से भर गया। परिणाम स्वरूप उसने आक्रमण और विजय की नीति त्याग कर धर्म घोष की नीति का अनुसरण किया। अशोक के धर्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति की आधारशिला रखना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा गया। 26वें तथ्य में बताया गया कि अशोक के धर्म में महिमा को स्वीकृति प्रदान करने और समा के क्रियाकलापों में नैतिक उत्थान की भावना का संचार करने का आग्रह था। अब यहाँ 27वें तथ्य में बताया गया कि अशोक का धर्म वस्तुतः विभिन्न धर्मों का समन्वय है। वह नैतिक आचरणों का एक संग्रह है जो जियो और जीने दो की मूल पद्धति पर आधारित था। अब यहाँ 28वें तथ्य में देखिए बताया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म ही था, लेकिन यह भी सच है कि अशोक सभी धर्म का आदर करता था और सभी पंथों एवं संप्रदायों के नैतिक मूल्यों के बीच पाई जाने वाली एकता में विश्वास करता था। 29वें तथ्य में रोमिला थापर ने अशोक के धर्म की तुलना अकबर के दीन इलाही से की है। उनके शब्दों में अशोक का धर्म औपचारिक धार्मिक विश्वासों पर आधारित सद्कार्यों से प्रसूत नैतिक पवित्रता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक दायित्व बोध से भी प्रेरित था। 30वें में बताया गया कि वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धर्म कहा गया है। 31वें तथ्य में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर ऐसे अनेक कमजोर शासक आसीन हुए जो मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बचा पाने में असमर्थ साबित हुए। 32वें तथ्य में बताया गया कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार है: मुजाल, दशरथ, संप्रत, सलिशुक, देववर्मन और शतधन्वा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या करने के पश्चात उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। अब यहाँ 34वें तथ्य में बताया गया कि सम्राट अशोक को शासन में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। प्रमुख मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ थे। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य, मंत्री और पुरोहित थे।
36वें तथ्य में बताया गया है कि कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन के लिए संप्रग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें राजा, अमात्य, मित्र, कोष, दुर्ग, सेना तथा देश शामिल थे। और 37वें तथ्य में बताया गया है कि मौर्य शासन राजतंत्रात्मक, वंशानुगत, ज्येष्ठाधिकारिता, देव के ग्रंथों तथा निरंकुशता पर आधारित था। 38वें तथ्य में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय शासन की व्यवस्था थी। अब यहाँ पर 29वें तथ्य में बताया गया है कि अशोक के अभिलेखों से साम्राज्य के 5 प्रांतों में विभक्त होने का संकेत मिलता है एवं केंद्रीय प्रशासन का प्रांतों पर नियंत्रण होने का उल्लेख मिलता है। और 40वें यानी अंतिम तथ्य में बताया गया है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता के नाम से जाना जाता था।